हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं काफ़ी सैड थी। मेरा दिल नहीं था क्लास लेने का, जैसे कि मैंने सुबह न्यूज़ सुनी कि हमारे बहुत ही अच्छे एक्टर इरफान खान ही इज़ पास्ड अवे। बट जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो मैं आई जस्ट केम हेयर टू फुलफिल माई प्रॉमिस टुडे। तो 50 क्वेश्चन तो हम नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू डू 25 क्वेश्चन टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन देखें, साइंस पेडागोजी के जो आप 10 चैप्टर्स कर चुके हैं, ठीक है, जो कि हमने आज सुबह मॉर्निंग में फिनिश कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में से भी लिए गए हैं। बिल्कुल कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आपने इन क्वेश्चंस को करना है। आप साथ में पेपर पेन रख सकते हैं सो दैट यू कैन राइट योर ऑप्शंस एंड एंड में आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही गए। ठीक है, अब तक हम 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम 25 मोर कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ असेसमेंट इन साइंस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल। टू रैंक स्टूडेंट्स इनटू इंटेलिजेंट एंड नॉन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, एटीट्यूड, प्रोसेस स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, हो सकता है। ट्राइंग टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज एंड मेमोराइजेशन। देखिए, मेमोराइजेशन वर्ड अपने आप में ही बहुत नेगेटिव वर्ड है, तो हम कभी भी बच्चों को प्रमोट नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, इनकरेज नहीं करते कि वो मेमोराइज करें किसी भी चीज़ को। रैंकिंग ऑफ गर्ल्स थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड बॉयज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, नहीं। जेंडर बाइस तो हमने बिल्कुल भी शो नहीं करनी। तो नेचर ऑफ असेसमेंट इन साइंस इज सेम एज नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, नेचर ऑफ साइंस हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था पहला चैप्टर, कि नेचर ऑफ साइंस है कि बच्चों में प्रोसेस स्किल्स लेके आनी, एटीट्यूड, साइंस, साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक टेम्पर लेके आना। तो नेचर ऑफ असेसमेंट भी वही होगा। तो इस ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन, व्हाट डज कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ द कंटेंट मीन। हमने जब आपको याद होगा साइंस करिकुलम थर्ड चैप्टर किया था, हमने वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटी की थी। कॉग्निटिव वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, प्रोसेस वैलिडिटी, इन्वायरमेंट वैलिडिटी, हिस्टोरिकल वैलिडिटी। ठीक है, तो उसी पे बेस हमें क्वेश्चन देखें एग्जाम में आया हुआ है। कंटेंट शुड बी बेस्ड ऑन हाई एनालिटिकल स्किल्स सो दैट स्टूडेंट्स बी बेनिफिटेड फ्रॉम द सेम. Content should be strictly in line with the mental abilities of the child. Content should be valid to be introduced to cognitive structures of child. Cognitive validity of the content should be tested by some international organization. अगर आपने देखें वहां पे पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपको पता होगा कॉग्निटिव वैलिडिटी मीन्स कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए कंटेंट। एज के अकॉर्डिंग मीन्स उनकी मेंटल लेवल को सूट करना चाहिए। और इनमें से कौन सा ऑप्शन कॉग्निटिव वैलिडिटी के साथ जा रहा है? मेंटल एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। तो कंटेंट किसके साथ रिलेट करना चाहिए? उनकी एज के साथ, उनकी मेंटल एबिलिटीज के साथ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि देखें कि कैसे जब हम किसी चीज की डेप्थ को समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चंस हमें कुछ भी नहीं लगते, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। ठीक है, अगर हम वैसे ही क्वेश्चंस करते रहे अकेले, फिर हमें रट्टाफिकेशन की हमें एक प्रवृत्ति आती है ना। तो ये बात प्लीज आप बहुत अच्छे से समझे। मैं बार बार इसी चीज पे फोकस करती हूँ कि कंसेप्ट जरूर आपके क्लियर होने चाहिए, फिर चाहे जहां मर्जी से आपको क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं। If a child is made to experiment and carry out scientific research using skills such as observing, measuring, estimating, inferring, etc., then what kind of validity he or she is being exposed to? किसी बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया है, कुछ साइंटिफिक रिसर्च दी गई है सो दैट उसमें ये ऑब्जर्विंग की स्किल आ जाए, मेजरिंग की स्किल आ जाए, एस्टिमेटिंग की स्किल आ जाए। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चे कि ये ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, एस्टिमेटिंग ये कौन सी स्किल्स हैं? ये प्रोसेस स्किल्स ही तो हैं। हम अब यहाँ पे कौन सी वैलिडिटी बच्चों में लेके आना चाह रहे हैं, या कौन सी वैलिडिटी दे आर बीइंग एक्सपोज टू? क्योंकि ये प्रोसेस स्किल्स ही हैं, तो डेफिनेटली क्या होगी? प्रोसेस वैलिडिटी। ठीक है, कॉग्निटिव वैलिडिटी तो एज के अकॉर्डिंग, ये कंटेंट वैलिडिटी थी कि इट शुड बी एरर फ्री। प्रोसीजरल वैलिडिटी मुझे नहीं ध्यान कि हमने कोई ऐसी पढ़ी है प्रोसीजरल वैलिडिटी, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं प्रोसेस और प्रोसीजरल में। बट हमने साइंस में सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया है? प्रोसेस स्किल्स पे। तो ये प्रोसेस वैलिडिटी के अंडर आएगा। ठीक है जी, जब हम बच्चों में ये स्किल्स लेके आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the question would be an open-ended question? Very very important and very very tricky. ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन. आपको याद होगा हमने कहाँ पे पढ़े थे? चैप्टर 9th, जहाँ पे हमने एवेल्युएशन एंड असेसमेंट वाला चैप्टर किया है. उसमें हमने बहुत अच्छे से समझे हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड which drives you to think out of the box, which needs critical thinking, which needs जैसे क्या कह सकते हैं आप, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो आपको इमेजिनेशन पे वो ज़्यादा है ना, सोचें आप, इमेजिन करें आप कुछ. तो क्लोज एंडेड जिसका वन वर्ड आंसर है, ओपन एंडेड जिसका एक से ज़्यादा आंसर है, और जिसके ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है. तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं. Why do we feel pain in stomach after eating lot of food? Definitely इसका तो देखें आंसर होगा why do we feel tired after lot of traveling? What would happen if there is no sunlight reaching the earth? Why do we feel hungry after workout? बताएं. बिल्कुल सिंपल है. हमें पता है कि बहुत सारी ट्रैवलिंग करने से हम टायर्ड क्यों फील करते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है साइंस में, जो भी ऑक्सीजन वगैरह हमें हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होती है. सेम हंग्री आफ्टर वर्कआउट, ये भी सेम रीज़न है. बहुत ज़्यादा फूड खाएंगे स्टमक में पेन हो जाएगी, इसके भी साइंटिफिक रीजन हैं. मतलब इसके आपको स्टैंडर्ड आंसर मिल जाएंगे, बट अब तक किसी ने नहीं ये सोचा होगा, और ये इसका कहीं आंसर नहीं आपको मिल पाएगा कि अगर अर्थ पे रोशनी, सनलाइट आना बंद हो जाए, एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है. ठीक है, तो यही हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, जिसमें बच्चे को सोचने पे वो क्वेश्चन मजबूर कर दे, भाई ये क्या हो गया है ना. बिल्कुल. तो ये क्वेश्चन हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट रीचिंग द अर्थ. देयर इज टू मच नॉइस आउटसाइड बिकॉज ऑफ दिस स्पैरोज एंड ऑल. एनीवे. 55. A teacher while teaching science explains how can we use exponents like powers, ठीक है, जैसे मैथ्स में करते हैं, to find and denote the distance between planets. ठीक है, टीचर हेल्प ले रही है मैथ्स का, साइंस के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए. बच्चों ने अगर नहीं पता वो कहेंगे हाँ जी मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, या एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच है. बिल्कुल ही सिंपल आंसर है इसका. जब कोई भी सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ाया जाता है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? मल्टी डिसिप्लिनरी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि नेचर ऑफ साइंस, एनसीएफ ने भी कहा है कि साइंस ऐसी होनी चाहिए या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करके पढ़ाया जाए. ठीक है, तो बच्चों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग statement does not indicate the correlation of science with the daily life? Okay, टीचर एक्सप्लेनिंग द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर हमारी डेली लाइफ में आता है. टीचर एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट फॉर फ्रिक्शन बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ बाइसाइकिल स्टॉपिंग आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड. बाइसाइकिल भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. टीचर एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. डी ऑप्शन देख लेते हैं. टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ वाटर राइजेस इन दी प्लांट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. तो ये भी प्लांट्स, रूट्स, ये भी हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है. तो जो हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, कौन सी स्टेटमेंट उन्होंने डज नॉट पूछा. ठीक है, इस पे ध्यान दें. इंडिकेट नहीं करती डेली लाइफ से. कौन सी नहीं करती? ये सोलर सिस्टम. ये बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. ये टीचर इसकी एग्जांपल नहीं देगी जब वो साइंस पढ़ा रही है डेली लाइफ से रिलेट करके. ठीक है, तो वो इस चीज़ को तो वो खुद ही मतलब समझाएगी किसी फॉर्मूला में या लैब में कोई वीडियो दिखा के या ऑडियो विजुअल एड के थ्रू. बाकी ये चीज़ें बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए वो जरूर कहेगी. ठीक है, कि वो डेली लाइफ से वो रिलेट कर सके. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 57. Which stage of Bloom's taxonomy the following activity will fall in? Okay,
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई थिंक सबको पता है, जो CDP जो इन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसने 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, कॉग्निटिव है ना, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन, 3 डोमेन्स दिए हैं। तो उसमें जो सबसे मेन जो हम डिस्कस करते हैं साइंस में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हम डिस्कस करते हैं वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसकी आगे फिर 6 स्टेजेस हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, है ना। उसके बाद कौन सी आती है, मेरे ख्याल एवेल्युएटिंग एंड देन फाइनल क्रिएटिंग, ठीक है। तो ये आती है। तो अब देख लेते हैं, ये पक्का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको एग्जाम्पल देके, टीचर गिव्स द चाइल्ड एक्टिविटी टू फाइंड द फॉल्ट इन द सर्किट विच इज नॉट वर्किंग, ठीक है। कोई ऐसे सर्किट दे दिए जो काम नहीं कर रहा, उसमें से गलती फाइंड आउट करने के लिए क्या है, हाउ दैट सर्किट इज डिफरेंट फ्रॉम सर्किट्स मेड बाय अदर चिल्ड्रन। Teacher gives the child activity to find the fault in the circuit which is not working and how that circuit is different from the circuits made by other children. Okay, तो यहाँ पे टीचर जो है बच्चे को कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दे दिया जो काम नहीं कर रहा, उसमें से उसको पूछ रही है कि ये क्यों नहीं काम कर रहा, रीजनिंग आ गई क्यों नहीं काम कर रहा, ठीक है। तो रीजनिंग रिमेंबरिंग में तो नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं आएगी, अप्लाइंग में भी नहीं आएगी, एनालाइजिंग देखें आ सकता है, क्योंकि एनालाइज हम तब करते हैं जब हम चीज़ों की क्वेश्चनिंग, जब रीजन फाइंड आउट करते हैं किसी चीज़ का कि व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, ठीक है। एनालाइज करते हैं हम उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से डिटेलिंग में जाके हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एनालाइज करेंगे हम कि व्हाई दिस थिंग इज नॉट वर्किंग, ठीक है। अप्लाइंग भी लगा सकते हैं कई बच्चे, बट यहाँ पे ज़्यादा जो सूटेबल ऑप्शन होगा वो एनालाइज होगा, क्योंकि बच्चे को जब क्वेश्चंस बच्चे में रेज होंगे, अप्लाइंग तो ये है कि आपने कोई नॉलेज आपको ऑलरेडी है और आपने सिर्फ कोई चीज़ बना दी, ठीक है, आपको वो पता थी ऑलरेडी और आपने वो चीज़ बना दी, तो आपने अप्लाई कर दी वो चीज़। बट अब आपको क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चंस आ गए, आपको सर्च करना पड़ेगा व्हाट यू कैन डू, यू विल हैव सो मेनी रीजंस, है ना। आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा, मैं क्या मतलब देखूं, ठीक है। तो एनालाइजिंग आएगा यहाँ पे ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ अ टीचर आस्क द डेफिनेशन एसिड्स एंड बेस, एसिड और बेस की डेफिनेशन पूछ रही है, तो वो किस स्टेज पे है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, 6 है ना, अब हमें पता है जो रिमेम्बरिंग से स्टार्ट होती है। डेफिनेशन पूछ रहे हैं, सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है जिसे हम कहें। डेफिनेटली रिमेंबरिंग कंसेप्ट पूछ रही है कि बच्चों को डेफिनेशंस याद भी हैं, ठीक है। जब डेफिनेशंस का कंसेप्ट आ गया जो पूछ रही है उनसे, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई अप्लाइंग नहीं, कोई एनालाइजिंग नहीं, सिंपल वो डेफिनेशन पूछ रही है कि बच्चों ने याद की हुई है, तो रिमेंबरिंग इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एम ऑफ टीचिंग साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल, प्लीज इस पर अपने हमेशा ध्यान देना है, शुड नॉट, कौन सा एम नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। वैलिडेटिंग फैक्ट्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ये तो एम है, ये फैक्ट्स को वैलिडेट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करवा के। इनकरेज रैशनल थिंकिंग एंड इंक्वायरी, इसी का तो सारा जो खेल खेल रहे हैं हम साइंस में कि रैशनल थिंकिंग हो बच्चों में, इंक्वायरी अप्रोच है ना हो। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन ऑन ऑब्टेनिंग मार्क्स, बिल्कुल हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं साइंस पढ़ा के, उन्हें सिर्फ पेपरों के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तीनों एम हैं, उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, शुड नॉट बी, तो फिर क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये तीनों हैं, पर उन्होंने पूछा है कौन सा एम नहीं है, तो उसमें से ये तीनों तो नहीं है, तो आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, ठीक है। एक यहाँ पे बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता होता है कि जब अगर अकेला आ जाए, मान लो एनसीएफ के अकॉर्डिंग साइंस एजुकेशन आगे डैश, इट शुड बी रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, इट शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने वही चूज करना है, सेकेंड ऑप्शन, इट शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड। वाई, बिकॉज वो बड़ा एस्पेक्ट है, ट्रू टू द चाइल्ड का मतलब है कि वो ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ चाइल्ड भी है,
मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई बार मैंने ऑप्शन देखा है कि एनसीएफ स्टेट साइंस एजुकेशन आगे डैश डाल के ये वाला ऑप्शन दे देते हैं, टीचिंग मस्ट बी रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड, टीचिंग शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड। तो आंसर ये होगा ट्रू टू द चाइल्ड। हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करने हैं। आगे चलते हैं। Which one of the following would not be an open-ended question? Very important. Would not. Sorry. Would not be an open-ended question. कौन सा नहीं होगा? What would happen if there are no summers? ये तो ओपन एंडेड ही है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि गर्मियाँ नहीं होंगी, गर्मियाँ तो मतलब होनी ही है, ये तो ऑब्वियस ही है, पर कभी किसी ने सोचा नहीं, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचना पड़ेगा। What would happen if there is no gravity? ग्रेविटी तो है ही है, ऐसा भी कभी किसी ने नहीं सोचा। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द क्रॉप्स? ये देख सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ देयर स्मॉलर पार्टिकल्स देन इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड? ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, अगर इससे भी स्मॉलर, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, इसका भी स्टैंडर्ड आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी का देखें, बिल्कुल स्टैंडर्ड आंसर होगा, और जिसका हमें पता है स्टैंडर्ड आंसर हो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होता। हमें पता है हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट दी क्रॉप, सब बच्चों को पता है, सब बच्चे बता सकते हैं कि जब रेनी सीजन आ जाता है कैसे है ना फसलें खराब हो जाती हैं किसानों की, तो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स खड़ी हैं, जैसे गर्मी में अलग तरह की क्रॉप्स लगते हैं, सर्दी में अलग तरह के क्रॉप्स लगते हैं। तो ये तो बिल्कुल इसका एक सेट आंसर है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने हमसे यही पूछा है। बाकी जो हैं वो बिल्कुल ही हमारी इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं, बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके है ना क्वेश्चंस हैं जिनके कोई स्टैंडर्ड आंसर्स नहीं हैं। चलें, अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से लेसन समझ आ रहा होगा। प्लीज़ मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती या आपको कोई भी डाउट लगता है या किसी तरह आप चाहते हैं कि हम इन सेशंस को और इम्प्रूव कर पाएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ पे कोई गलती है या कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher in a class asks the following question, ठीक है, when two small toy cars are pushed and made to run on the floor with different tires, then one stops earlier than the other, which skill is promoted with such a question? देखिए पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे, कैसे घुमा घुमा के आपको अप्लाई कर करके है ना, मतलब अप्लाइड फॉर्म में आ रहे हैं। तो बच्चों को एक दो कार दी गई है और उन्हें एक कार एक दूसरी से पहले रुक गई है, तो इससे वो टीचर बच्चों में कौन सी स्किल प्रमोट कर रही है। अब बच्चों को ये सोचना है कि दूसरी कार पहली कार से पहले क्यों रुकी है, ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रेडिक्ट तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहा बच्चा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व सिर्फ अगर टीचर कह देती कि बस देखो, ठीक है, पर टीचर उनसे पूछ रही है कि क्यों रुकी है ना। इन्फ्रेंस हो सकता है, कंट्रोलिंग वेरिएबल्स का यहाँ पे कोई भी सीन नहीं दिख रहा है ऐसा, तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा थर्ड आंसर, इन्फ्रेंस, क्योंकि टीचर उन्हें बच्चों को शी और ही मेड देम थिंक व्हाई वन कार स्टॉप्ड यू नो अर्लियर देन द अदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो जाएगा व्हाई, जब यहाँ जहाँ कहीं भी व्हाई क्वेश्चन रेज हो जाए, ठीक है, तब हमें आंसर हमेशा इन्फ्रेंस ही लगाना है, क्योंकि इन्फ्रेंस ही होता है जो ऑब्जर्वेशन के पीछे का वाई फाइंड आउट करता है। हमने बहुत अच्छे से ये पढ़ा था इन्फ्रेंस क्या होती है, कि कोई भी चीज हो गई हमने देख ली, वो तो ऑब्जर्वेशन होगी, पर उस चीज वो चीज हुई क्यों, उसके पीछे का हमने रीजन फाइंड आउट किया, तो हमने इन्फ्रेंस की। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। Question 63. Which of the following is not a personality attribute for good scientific temper? Good scientific temper. एक साइंटिफिक टेम्पर के एटीट्यूड्स हमने पढ़े थे, आपको याद होंगे कि वो क्या थे। एक बंदा है वो ऑब्जेक्टिविटी होगी उसमें, ठीक है, रिस्पेक्ट होगी एविडेंस के लिए, लॉजिकल थिंकिंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, और हमने बहुत पढ़ा था वो चैलेंज करेगा है ना सस्पेक्टिज्म को, उसमें
वो ऐसे ही किसी भी चीज को नहीं मान लेगा, उसका एविडेंस देखेगा पहले। बट ऑब्जेक्टिविटी तो देखें, जिस बंदे में साइंटिफिक टेम्पर है होगी, लॉजिकल थिंकिंग भी होगी। डॉगमेटिज्म टर्म आपके लिए न्यू होगी, इसको देख लेते हैं। रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस होगा। अगर आपको मीनिंग डॉगमेटिज्म का वहां पे नहीं भी पता, पर आपको बाकी तीन तो पता है कि जिस बंदे में साइंटिफिक टेम्पर होगा, बाकी तीन तो होंगे। ऑब्जेक्टिविटी होगी, लॉजिकल थिंकिंग होगी, रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस होगा, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन सी लगा दोगे। बट मैं आपको डॉगमेटिज्म का मतलब भी बता देती हूँ कि ऐसा बंदा जो मतलब जो ऐसे ही सिद्धांतों को मानने वाला है, उसको अपनी समझ ही बड़ी लगती है, और वो कोई भी एविडेंस की खोज में नहीं जाएगा। ठीक है, लाइक दूसरों की ओपिनियन को वो नहीं मानेगा, जो उसने अपने सिद्धांत बना लिए हैं, बस उसने बना लिए, उसी को मानेगा, तो वैसा बंदा होगा वो। ठीक है, बट साइंस वाला बंदा क्या होगा, जिसमें वो हमेशा एविडेंस की खोज में जाएगा और चीजों को एज इट इज नहीं मान लेगा। ठीक है, वैसे भी आपको ना भी पता चलता इसका मीनिंग, तो बाकी तीन तो हमें पता है ना कि उसमें होंगे, तो यू कैन सिंपली टेक दिस आंसर, क्योंकि हमने क्या पता करना है, इज नॉट। नेक्स्ट, if you want to make children understand the force through inquiry approach, force चैप्टर पढ़ा हुआ होगा आपने, then what should be the best approach। हमने force चैप्टर पढ़ाना है inquiry approach के थ्रू, तो हमने कौन सा हमारी बेस्ट अप्रोच होगी। ठीक है जी, ध्यान से देख लेते हैं। साइंस पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखें हमेशा साइंस में क्या इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच, प्रोसेस स्किल्स। ठीक है, तो ये वाली। आस्क चिल्ड्रन टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय रीडिंग एडवांस बुक्स। ठीक है, ask children to find out how does bicycle stops when we apply brakes or we slip down when we put our feet on a banana peel. Ask children to understand friction by watching videos on YouTube. Make children understand friction by organizing lectures with the professors of big universities. देखें, अब हम पढ़ा के रहे हैं बच्चों को साइंस, और साइंस का क्या उद्देश्य है, बच्चों में कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, मतलब कंस्ट्रक्टिविटी लानी, बच्चों को खुद काम करने के लिए इनकरेज करना, बच्चों को क्रिएटिव बनाना, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग लानी, बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग लानी, बच्चों में खुद से करके सीखने की एक स्किल डेवलप करनी। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना, बच्चों को जो भी लर्निंग दे रहे हैं उसको डेली लाइफ से रिलेट करना। ठीक है, अब एडवांस बुक से पढ़ लेंगे तो इतना एक्सपोजर नहीं होगा, उनको खुद से करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे वीडियोस देख के करने के लिए कह देंगे फ्रिक्शन को, what they have done by themselves, nothing. Understand friction by organizing lectures, professor of big university, एक तरह से जी टीम टीचिंग होगी। टीम टीचिंग से बच्चे क्या सीख रहे हैं, they are passive learners. When someone instructing them, when someone explaining them, when someone demonstrating them, when someone you know giving them elaborated descriptions, so ये सब कुछ कहाँ आता है, ये सब कुछ आता है जहाँ पे टीचर एक्टिव है, बच्चे क्या है, पैसिव हैं। हमें बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाना है, हमें बच्चों को एक्टिविटीज करवानी है, हमें बच्चों को एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पैदा करनी है, उनमें प्रोसेस स्किल्स लेके आनी है ताकि वो ऑब्जर्व करें, हाइपोथाइज करें, ये सब कुछ इंक्वायरी अप्रोच लेके आनी है ताकि वो क्वेश्चंस करें अपने आप से और अपने क्वेश्चन से खुद से सीखें। तो ये सब कुछ कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सफिशिएंट है, क्वेश्चन बी, जहाँ पे बच्चे खुद साइकिल चलाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई साइकिल क्यों स्टॉप हो गया जब उन्होंने ब्रेक लगाई, फिर वो जब केले के छिलके पे पैर रखेंगे, जब फिसलेंगे, तो उन्हें खुद से पता चलेगा फोर्स का कंसेप्ट। आई थिंक आई एम क्लियर, मूविंग हेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Children are given group projects during holidays as holiday homework in which they are given complex problems to solve. What type of teaching learning approach is this? बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। अब कई तो बच्चे क्या होंगे, सिंपल ऑप्शंस देख के प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑप्शन नंबर बी पे आंसर लगाएंगे, टिक कर देंगे। उन्हें लगा कि मैडम ने प्रॉब्लम्स दे दी हैं सॉल्व करने के लिए, या जैसे कुछ इंक्वायरी अप्रोच लगा देंगे। कंसेप्ट मैपिंग तो चलो एक लगी वो है, कंसेप्ट मैप तो एक तरह से एक टीचर बनाता है, ठीक है, बच्चों को सिलेबस करवाने के लिए। बच्चों में कौन सी स्किल या लेके आनी है, या ये है
टीचर ने दिए गए हैं बच्चों को, ध्यान से देखें, ग्रुप प्रोजेक्ट दिए हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट दिए हैं यानी कि मिलजुल के वो काम करेंगे, मिलजुल के जब काम करेंगे तो कौन सी लर्निंग आएगी उनमें, कोऑपरेटिव लर्निंग आएगी। ठीक है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग ना, टिक कराना प्रॉब्लम्स को देख के, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग पे ही करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। माई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ट्रस्ट मी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलें आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग वेयर टीचर्स encourage स्टूडेंट्स टू लर्न टुगेदर फ्रॉम देयर peers with discussions, you know, this all thing comes in this. Okay, question number 66. If you describe the formula force is equal to mass into acceleration and you explain the fact the larger the force, the larger the acceleration for certain mass, then you are doing. आपने फोर्स मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला समझा दिया, फिर आगे आपने उसको डिस्क्राइब भी कर दिया कि अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ठीक है, बताएं टीचर क्या कर रही है, हाइपोथेसाइज कर रही है, प्रेडिक्ट कर रही है, कुछ इंटरप्रेट कर रही है या कम्युनिकेट कर रही है। देखें बहुत से बच्चे यहाँ पे इंटरप्रेट लगाएंगे जो कि मुझे पता है, बट आंसर क्या है, कम्युनिकेट कर रही है। मैंने बहुत बार कहा है आपने वर्ड्स की वो देखनी है, यहाँ पे कीवर्ड है डिस्क्राइब, वो कम्युनिकेट कर रही है फॉर्मूला, सिंपली बच्चों को बता रही है। ठीक है, तो आंसर होगा डी। इंटरप्रेट नहीं कर रही वो, यहाँ पे सिंपली वो एक्सप्लेन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, यानी कि वन सोर्स टू अनदर सोर्स द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड, सिंपल, बात खत्म। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 68 डिस्कवरी लर्निंग टर्म इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी, यानी कि खुद से कुछ सीखना, खुद एक्सपीरियंस करके सीखना, खुद क्रिएटिविटी से सीखना। तो क्या है ये, हमने बहुत अच्छे से समझा है, इट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, बिल्डिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बाय द प्रोसेस इंक्वायरी अप्रोच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ वेरी ऑब्वियस आंसर। स्कैफोल्डिंग आपको पता है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग तब कब की जाती है जब बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प की नीड होती है। कहाँ पे कौन से एरिया में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो आपने सीडीपी में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो है जहाँ पे बच्चा किसी की हेल्प के थ्रू पहुंचता है, जहाँ पे बच्चे को मींस हेल्प चाहिए होती है ना, ये होता है ना, ये देखें, ये बच्चा है यहाँ पे, ये यहाँ पे बच्चा है, ठीक है, स्टूडेंट है, और ये जेपीडी है, ये एरिया जहाँ पे बच्चा पहुंच सकता है, बट उसको स्कैफोल्डिंग दी जाती है। ठीक है, आप समझ ही लोगे ये। ठीक है, ये एरिया होता है, जेपीडी इज अ नाउन, स्कैफोल्डिंग इज लाइक अ वर्ब, जहाँ पे बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प दी जाती है। स्पाइरल एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, जो इजी टू टफ जाती है ऐसे, ये स्पाइरल एजुकेशन। ठीक है जी, जो एक से एक जुड़ी होती है बट इजी टू कॉम्प्लिकेटेड जाती है। तो मैं आपको वैसे ये टर्म्स क्लियर कर रही हूँ, पर आंसर इज सी, कंस्ट्रक्टिविज्म, डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी मींस खुद से कुछ सर्च करना, खुद से कुछ क्रिएट करना। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर नॉलेज। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से अब समझ चुके हैं, जहाँ पे बच्चों को कुछ करने के लिए मिलेगा, तो वही देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। स्टूडेंट्स बीइंग टॉट अबाउट डेडली डिसीज यूजिंग अ वीडियो, बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को वीडियो से सिखा दें। स्टूडेंट्स बीइंग गिवन अ टेस्ट ऑन डेडली डिसीज, बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट्स बीइंग आस्क्ड टू विजिट, देखें विजिट जहाँ पे खुद वो कुछ कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स इन द एरिया एंड फाइंड आउट मेजर डिसीजेज फ्रॉम विच पीपल आर सफरिंग एंड विच डिसीजेज आर मेन सोर्स ऑफ डेथ अमंग पेशेंट्स। तो बिल्कुल आगे हम ऑप्शंस पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स बीइंग शोन लिस्ट ऑफ वेरियस वैक्सीनेशन, ये तो बिल्कुल ही पैसिव लर्निंग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जहाँ पे बच्चे खुद विजिट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, खुद वो मेजर डिसीजेस पता कर रहे हैं, है ना, कि लोग किन से सफर कर रहे हैं और कौन सी डिसीजेज हैं जो मेन सोर्स है डेथ का। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा क्या कह रहे हैं हम, मौके दिए जा रहे हैं टू लर्न, मतलब लर्निंग के लिए ज़्यादा मौके प्रदान किए जा रहे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, नॉलेज डिस्कवर वो खुद कर रहे हैं। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी।
So yes students, so this is question number 70. Process skills such as communicating, observing and predicting is an example of, तो इसका बहुत ही सिंपल और इजी आंसर है। कम्युनिकेटिंग, ऑब्जर्विंग एंड प्रेडिक्टिंग किस में आती थी? एडवांस स्किल्स कौन सी थी? आप लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी थी। ठीक है, बेसिक स्किल्स हैं वैसे इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 71 पे पहुंच गए हैं। A teacher after class asks the students to solve certain set of questions related to what was taught in the class. What type of assessment is this? ठीक है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है, लॉन्ग टाइम है, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टर्म असेसमेंट हमने कुछ भी नहीं देखी। फॉर्मेटिव और समेटिव में देख लेते हैं कौन सी असेसमेंट है ये। देखिए, समेटिव असेसमेंट तो वो होती है जब बिल्कुल है ना एंड ऑफ द यूनिट होती है या फिर ट्वाइस इन द ईयर होती है। ठीक है, उसमें काफी सारा सिलेबस कवर किया जाता है। जब क्लास में ही टीचर कुछ पढ़ा के साथ ही असेसमेंट कर रही है तो वो किस कैटेगरी में आएगी? जो क्लास वर्क है, होमवर्क है, क्विज है, डिस्कशंस हैं, ये हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं या चेकलिस्ट है या फिर रूब्रिक्स हैं, ये सब कुछ कहाँ पे आता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। ठीक है जी, तो जो भी क्लास का काम क्लास में ही टीचर चेक करी जा रही है कि बच्चों ने क्या सीखा है, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, Which of the following regulations lay down the outline to be followed in teaching of science? साइंस पढ़ाते वक्त कोई रेगुलेशंस हमने जो फॉलो करनी होती है वो किसके द्वारा दी गई हैं? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल अगर पढ़ा हुआ है तो आप मिनटों में लगा देंगे। NCF 2005 ऑप्शन नंबर ए, इसमें कुछ भी डिस्कस करने के लिए नहीं है। सो 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो रेगुलेशंस दी हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं साइंस पढ़ाते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक टीचिंग? डायग्नोस्टिक टीचिंग यानी कि हमने पता लगाना है कि बच्चे गलतियां कहाँ कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं। टीचर पॉइंटिंग टू मिस्टेक्स बाय चिल्ड्रन एंड आस्किंग देम टू वर्क हार्ड, बिल्कुल नहीं। टीचर गिविंग पनिशमेंट टू चिल्ड्रन, पनिशमेंट तो देनी नहीं है, विच इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, ये बड़ा नेगेटिव वर्ड है। टीचिंग असेसिंग द चिल्ड्रन ऑन रेगुलर बेसिस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट मिस्टेक्स दे आर डूइंग, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। एंड देन हेल्पिंग देम करेक्ट देयर मिस्टेक्स, बिल्कुल टीचर आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बच्चों के डेली बेसिस पे मिस्टेक्स देख रही है और उनकी हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग हमने जो 10th चैप्टर करा है, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से किया होगा। तो डायग्नोस्टिक में क्या था, टीचर यही करता था ना कि मिस्टेक्स फाइंड आउट करता था और रेमेडीज फाइंड आउट करता था कि हाउ टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट असेसमेंट इन साइंस? कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, देख लेते हैं। असेसमेंट इन साइंस प्रमोट्स साइंटिफिक इंक्वायरी, बिल्कुल। असेसमेंट इज लिंक्ड विद कॉग्निटिव लेवल्स ऑफ लर्नर, बिल्कुल, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग ही असेसमेंट होनी चाहिए। असेसमेंट इन साइंस इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, बिल्कुल, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उनकी डेली लाइफ से उन्हें जोड़ रही है। Assessment in science facilitates process skills such as observation, inference, should be comma here, classification and measurement etc. बिल्कुल, ये चारों ही जो हैं ट्रू हैं असेसमेंट को लेके, साइंस में असेसमेंट को लेके। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल सही है, जो कि हमें चारों ऑप्शंस दे रहा है 1, 2, 3 एंड 4। कई बार क्या होता है कि बच्चे ये सेकंड वाला ऑप्शन मिस कर देंगे और ये क्वेश्चन ये टिक कर देंगे 1, 3 एंड 4। पर कॉग्निटिव लेवल्स भी हमें कंसीडर करने हैं कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग ही, बच्चों की मेंटल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही बच्चों की असेसमेंट हो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ शुड अ टीचर रिएक्ट टू मिस्टेक्स डन बाय चिल्ड्रन? टीचर को कैसे रिएक्ट करना है बच्चों की गलतियों पे? टीचर चिल्ड्रन जो मेकिंग मिस्टेक्स आर डल चिल्ड्रन, टीचर ऐसे रिस्पॉन्ड करे। चिल्ड्रन मेकिंग मिस्टेक्स विल नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ, टीचर शुड इग्नोर देयर मिस्टेक्स, नन ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल नेगेटिव हैं। टीचर को ऐसे बिल्कुल भी बिहेव नहीं करना। उन्होंने पूछा है कैसे बिहेव करना है, ये तीनों तो नहीं करना, तो आंसर क्या है? डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि टीचर को बच्चों की गलतियां इग्नोर नहीं करनी, बच्चों को डल नहीं बताना और बच्चों को कंसीक्वेंसेस नहीं बताने ना कि हाँ भाई तू सक्सेसफुल नहीं होगा अगर ऐसा करेगा तो ये कुछ बातें हैं जो आपने बहुत अच्छे से 10 चैप्टर्स में कंप्लीट कर ली हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वी हैव कवर्ड 25 क्वेश्चन सो फार, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इनके आंसर्स पे आप 101% रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि
कोई भी आंसर्स कहीं से भी देखा या लिया नहीं गया है, सारे आंसर्स बिल्कुल कंसेप्ट पढ़ के उसके बेस पे बनाए गए हैं और अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल 100% बिल्कुल सही हैं, आप खुद चेक कर सकते हो। और बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए काम करने का, ठीक है। और इसी तरह से हम मिलजुल के पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे। Thank you so much for watching this video and see you. I will see you in my next video. There will cover next 25 questions. Till then, take care. Bye.